नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल गोयल, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आर्टिकल 19 को पढ़ा था। आज हम जिस आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 को पढ़ने से पहले तीन बातें हमें समझ लेनी जरूरी है, तभी आर्टिकल 20 को पढ़ा जाता है। सबसे पहले बात याद रखिए कि आर्टिकल 20 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है, चाहे वह भारत का नागरिक हो चाहे ना। दूसरी चीज, आर्टिकल 20 आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता। देखिए, जब हमारे देश का मूल संविधान लागू हुआ था उस समय सभी मूल अधिकार छीने जा सकते थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से यह कहा गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में दिए गए दो मूल अधिकार आपातकाल की परिस्थितियों में भी छीने नहीं जा सकते। तो ये दो बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। दूसरी बात देखिए, यहां पर लिखा है भूतलक्षी, यहां लिखा है भविष्यलक्षी। भूतलक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, भविष्यलक्षी को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो भूतलक्षी का मतलब होता है कि क्या कोई कानून बैक डेट से, पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है या नहीं। भविष्यलक्षी का मतलब होता है क्या कानून किसी आने वाली भविष्य की तारीख से लागू किया जा सकता है या नहीं। तो भूतलक्षी का मतलब बैक डेट से, भविष्यलक्षी का मतलब आगे की तारीख से। ठीक। तीसरी बात, यहां पर लिखा है दांडिक विधि, यहां पर लिखा है सिविल विधि। देखिए, विधियां मतलब लॉज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपराधिक मामले, एक होते हैं दीवानी या सिविल मामले। आपराधिक मामलों को दांडिक मामले भी कहा जाता है, सिविल मामलों को दीवानी मामले भी कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। हम अनुच्छेद 20 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 में लिखा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 का जो टाइटल है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस आर्टिकल के अंदर तीन बातें कही गई हैं। मैं पहले तीनों बातें बता देता हूं, 20(1), 20(2), 20(3). 20(1) कहता है भूतलक्षी दांडिक विधियों से सुरक्षा, 20(2) कहता है दोहरे दंड से सुरक्षा, और 20(3) कहता है अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। एक उदाहरण से बात शुरू करता हूं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है ए। ठीक, और आज तारीख है मान लीजिए कि 13 मई 2020। ए नाम का व्यक्ति है, 13 मई 2020 तारीख है, और वो आज चोरी करता है, और चोरी करने के बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है, लेकिन अभी मैजिस्ट्रेट या जज के सामने उसे प्रस्तुत नहीं किया है, पेश नहीं किया। 14 मई 2020 को हमारी संसद कानून बना देती है कि चोरी करने की सजा अब 1 साल नहीं 2 साल है। यानी एक नाम के व्यक्ति ने 13 मई 2020 को चोरी की और जज के सामने अभी उसको पेश नहीं किया, वो पुलिस कस्टडी में है, और उस समय चोरी करने की सजा थी 1 साल। 14 मई को 2020 को संसद ने कानून बनाकर कहा कि चोरी करने की सजा 1 साल नहीं अब 2 साल है। अब 14 मई को ही उसे न्यायालय यानी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है ए नाम के व्यक्ति को। तब मैजिस्ट्रेट उसे 1 साल की सजा देगा या फिर 2 साल की सजा देगा। यही से हमारा निकलता है आर्टिकल 20(1) भूतलक्षी दांडिक विधियों से सुरक्षा। यानी जिस समय जो अपराध हुआ है उस समय जो निर्धारित सजा है उसे वही मिलेगी। कोई कानून बनाकर आप पिछली डेट से उस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते। इसका मतलब एक को 1 साल की ही सजा होगी, 2 साल की नहीं, क्योंकि उसने अपराध 13 मई को किया था और उस समय सजा, अब चोरी करने की जो सजा थी वो थी 1 साल। अब 14 मई को बेशक संसद ने कानून बना दिया 2 साल, लेकिन उसे सजा 1 साल ही होगी, क्योंकि जिस समय उसने जो अपराध किया उस समय के अनुसार ही उसे सजा दी जाएगी। देखिए, लिखा है भूतलक्षी दांडिक विधियों से सुरक्षा। इसका मतलब है कि जो आपराधिक कानून होते हैं, जो दांडिक कानून होते हैं, वो कभी भी बैक डेट से लागू नहीं किए जा सकते। देखिए, 2 प्रकार के कानून हैं, दांडिक कानून, सिविल कानून। सिविल मामले जो होते हैं, सिविल मामलों का मतलब दीवानी मामले, संपत्ति के लेन देन, कर, विवाह, तलाक से संबंधित मामले, ये भूतलक्षी बैक डेट से लागू भी किए जा सकते हैं और
पिछले तारीख से लागू कर लोगों पर, नागरिकों पर, व्यक्तियों पर अप्लाई भी किए जा सकते हैं। लेकिन जो आपराधिक कानून होते हैं वो कभी भी भूतलक्षी बैक डेट से लागू नहीं किए जा सकते। यही कहता है आर्टिकल 20(1). इसके अंदर दो चीजें लिखी हैं, अपराध और दूसरा है दंड। अपराध का मतलब, मान लीजिए कि संसद कानून बना दे आज की तारीख में कि इंटरनेट का उपयोग करना अपराध है। मान लीजिए कि वर्तमान में संसद कानून बना देती है कि इंटरनेट का उपयोग करना अपराध है, तो आज की तारीख में जो लोग काम करेंगे या जो आगे की तारीख में जो लोग कानून करेंगे उन्हीं पर यह प्रावधान लागू होगा। बैक डेट पर आप कभी भी किसी को सजा नहीं दे सकते। तो जो अपराध जिस समय हुआ है और वो अपराध की श्रेणी में है तभी वो उस पर लागू होता है, अन्यथा नहीं। और दंड का मतलब कि जिस समय जो अपराध किया जाएगा उस समय जो दंड होगा वही मिलेगा। संसद बैक डेट से कानून बनाकर उससे ज्यादा दंड उसे नहीं दे सकते। एक केस का जिक्र करना चाहूंगा मैं, केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल। देखिए 1947 के दौरान जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद 1950 में हमारे देश के संविधान को लागू किया गया, तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कोई अपराध किया और उस समय अपराध की सजा थी या तो आपको जेल होगी या आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। तो मामला कोर्ट में काफी लंबे समय तक चलता रहा, 2 साल तक कम से कम चलता रहा। और इसी बीच संसद ने कानून बनाकर यह कह दिया कि जो जुर्माना है वो डबल हो जाएगा, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसे वही दंड मिलेगा। तो इसका मतलब बेशक संसद कोई कानून बनाकर दंड को, जुर्माने को डबल ही क्यों ना कर दे, लेकिन जिस समय जो अपराध हुआ है उसे वही सजा दी जाएगी। इसी को कहते हैं भूतलक्षी दांडिक विधियों से सुरक्षा। यानी आसान भाषा में कोई भी आपराधिक कानून बैक डेट से लागू कर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जिस समय जो अपराध हुआ है उसे उसी समय निर्धारित दंड जो है वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा कहता है दोहरे दंड से सुरक्षा। दोहरे दंड से सुरक्षा का मतलब एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसको पकड़ा गया, न्यायालय उसके ऊपर पूरा जांच पड़ताल ये सब मुकदमा चला रहा है और उसको सजा दे दी, तब उसके बाद उसे दोबारा उसी अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो किडनैपिंग करता है, ठीक, किडनैपिंग की पुलिस ने पकड़ा, जज के सामने ले गई, जज ने मामला सुना और जज ने दंड दे दिया। अब आप फिर दोबारा किडनैपिंग से संबंधित किसी अन्य प्रावधान के लिए उसे दंड नहीं दे सकते, लेकिन किसी दूसरी धारा के तहत, जैसे मान लीजिए कि किडनैपिंग करने के लिए उसने जो षड्यंत्र रचा, तो वो एक अलग धारा के तहत अपराध आता है, तब उस अलग धारा के तहत आप उससे अलग दंड दे सकते हैं। यानी एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर वो कोई एक ही अपराध के अलग अलग कानून की धाराओं के तहत करता है तब उसे 2 बार या 3 बार दंडित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो चोरी करने गया, ठीक, तो चोरी करना पहला अपराध है, चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसने पकड़ा उसने उस व्यक्ति को मार दिया, तो ये दूसरा अपराध है। तो चोरी करने की अलग सजा मिलेगी और जो उसने उस व्यक्ति को मारा तो उसकी अलग सजा मिलेगी। लेकिन एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक यानी 2 बार उसे अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाती है। हाँ, अगर वो कानून की अलग अलग धाराओं के तहत अपराध करता है तो उसे अलग अलग धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये प्रावधान जो दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान है, ये केवल न्यायालय से संबंधित प्रावधानों पर लागू होता है। कोई प्रशासनिक मामले हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक मामला है, तो वहां पर दोहरा दंड से संरक्षण उसे प्राप्त नहीं है। ये केवल न्यायिक मामलों में उसे दोहरे दंड से संरक्षण मिलता है, विभागीय या प्रशासनिक मामलों में दोहरे दंड से संरक्षण नहीं मिलता। तीसरा है अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। यानी मान लीजिए कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा, मैंने कोई अपराध किया है, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस मेरे को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर रही है, तो अगर वो ऐसा करती है तो मैं आर्टिकल 20(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण ले सकता हूं। यानी किसी भी
व्यक्ति को, अपराधी को अपने ही विरुद्ध गवाही देने से सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंगूठे का निशान या उसकी खून की जांच ये नहीं कर सकते, डीएनए नहीं ले सकते। हाँ, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कर सकते, वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कर सकते। एक केस हुआ था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किसी प्रकार के लाई डिटेक्टर के टेस्ट का उपयोग करना, ब्रेन मैपिंग का उपयोग करना ये वर्जित है। लेकिन अगर आप उसके अंगूठे का निशान ले रहे हैं, उसके ब्लड की जांच कर रहे हैं, तो वो वैध माना जाएगा। यानी आर्टिकल 20(3) इस बात का प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो वो अपने ही विरुद्ध गवाही दे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो कोई उसे ऐसा मजबूर करता है तो वो आर्टिकल 20(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट से शरण ले सकता है। मान लीजिए कि कोई एक अपराधी कहता है कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने चोरी की है, तो वो गवाही मानी नहीं जाती। हाँ, अगर वो ये कहे कि मैंने चोरी की है और उस कार की डिग्गी के अंदर वो सारा सामान रखा है, तब वो मानी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने से सुरक्षा प्रदान की गई। तो 20(3) 3 प्रावधानों की बात करता है। भूतलक्षी दांडिक विधियों से सुरक्षा, लेकिन याद रखिएगा कि सिविल मामले भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो सकते हैं, आपराधिक मामले भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होते। तो इसमें अपराध और दंड दोनों के बारे में प्रावधान है। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, इसमें अभियोजित और दंडित दोनों प्रावधान है। और तीसरा है 20(3) अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। और ये 3 बातें आप याद रखिएगा। आर्टिकल 20 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है। और दूसरा, आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 में दिया गया मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता, क्योंकि 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। हमने आर्टिकल 20 को पढ़ा। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। यहाँ पर हमें 19, 20, 21, 21 और 22 पढ़ना है। तो 3 मूल अधिकार बचे हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 और 22। अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इनकी बात करेंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद और समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।